व्लादिमीर पुतिन ने अरब दुनिया खास तौर पर गल्फ के मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए हैं और चीन और ईरान के साथ मिलकर इस इलाके में एक नया एक्सिस बनाया है। उनके बारे में ऐलान किया गया है कि वो दोबारा 6 साल के लिए रूस के सदर चुन लिए गए हैं। कहा जाता है कि इस रबर स्टाम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनकी जीत से उन्हें मुल्क की अंदरूनी सियासत में मजीद असर व रसूख हासिल होगा और यूक्रेन की जंग में उनका हौसला और बढ़ेगा। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। व्लादिमीर पुतिन 2030 तक रूस के सदर रहेंगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो इलेक्शंस कराए हैं वो हेविली स्टेज मैनेज थे और उनके मुकाबले में कोई हकीकी उम्मीदवार नहीं था जो अवामी सपोर्ट का दावा कर सकता हो। पुतिन के इस तर्ज अमल के खिलाफ बाद रूसियों ने इन इलेक्शंस के मौके पर हंगामा आराई और प्रोटेस्ट की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जब इलेक्शंस हो रहे थे, यूक्रेन ने मॉस्को और बाद दूसरे ठिकानों पर ड्रोन से हमले भी किए। इन हालात में होने वाले इलेक्शंस में क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि वो व्लादिमीर पुतिन को 87% वोट हासिल हुए हैं, जो पिछले 4 इलेक्शंस के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। बताया जा रहा है कि अगले 6 साल पुतिन को मुल्क पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करने का मौका मिलेगा। अगर उन्होंने 2030 तक अपना टर्म पूरा कर लिया तो वो पिछले 300 साल में रूस के सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक रहने वाले सदर करार पाएंगे। पुतिन ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया, लेकिन वेस्ट में जो यूक्रेन पर उनके हमले की वजह से कुछ ज्यादा ही नाराज है, उसने इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की मजम्मत की। अमेरिकी सदर बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्समैन एड्रियन वॉटसन ने कहा कि ये इलेक्शंस न फ्री थे और न फेयर, लेकिन इस तरह के बयानात से होना कुछ नहीं। पुतिन अपना 5वां टर्म पूरा कर रहे हैं। बताया जाता है कि उनका हौसला बढ़ा है और वो ज्यादा बोल्ड नजर आए हैं। इसका इजहार खासतौर पर उनके वेस्ट के साथ कन्फ्रंटेशन के सिलसिले में हो रहा है। वो इस कन्फ्रंटेशन को कम करने के बजाय बढ़ाना चाहते हैं। जब उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस और नेटो के दरमियान फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट के इम्कानात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ख्याल है कि पुतिन अपनी हुकूमत में उन लोगों को मजीद प्रोमोट करेंगे जो रूस के जंग के फैसले के हामी रहे हैं। इस तरह मजीद हार्डलाइनर्स का कब्जा उनकी हुकूमत पर हो जाएगा और उन्हें भी ताकत मिलेगी। जब उनसे पूछा गया कि नए टर्म में उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं तो उन्होंने कहा था कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में टास्क को मुकम्मल करने की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। यानी अब रूस अब दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें सिर्फ अमेरिका और उसके हलीफों की चले को ख़त्म करके मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएगा और शायद उनके इस नए टेन्योर में उसकी तरफ काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है। अरब दुनिया ने पहले ही अमेरिका की बालादस्ती को ख़त्म कर दिया है और अपने रिश्ते रूस और चीन से भी बराबर की सतह पर बनाए हैं। चीन पहले से ही अफ्रीका के बाजार में अपना असर रसूख बना चुका है। उसने गल्फ में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करके इस इलाके में अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स का गला घोंट दिया है। इस इलाके के मुल्क चीन और रूस से भी बराबर के रिश्ते बना चुके हैं, जो दुनिया के मल्टीपोलर वर्ल्ड के बनने की नवीद है। 21वीं सदी में एक से ज़्यादा ताकतवर ममालिक पर मुश्तमिल एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के तस्वुर को काफ़ी पजीराई मिली है। रूस एक ऐसा मुल्क है जिसकी दुनिया पर असर रसूख हासिल करने की जद्दोजहद का एक तवील तारीख़ है। पुतिन की लीडरशिप में अब वो खुद को इस उभरती हुई दुनिया में सेंट्रल रोल प्लेयर के तौर पर पेश करता है। उसके अपने एस्पिरेशंस, स्ट्रेटजीज और जियोपॉलिटिक्स है। रूस के मल्टीपोलर वर्ल्ड की अपनी एक सोच है जिसकी एक बुनियादी वजह कोल्ड वार के बाद के दौर में अमेरिका के डोमिनेंट असर रसूख या इन्फ्लुएंस की मुखालफत है। रूस अमेरिकी यूनिपोलर वर्ल्ड को अपनी सोवरेनिटी पर एक पाबंदी समझता है और उसका ख्याल में ज़्यादा फेयर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रुकावट है। पुतिन की लीडरशिप में मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए वकालत करके रूस ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां ताकत ज़्यादा से ज़्यादा फैली हो और अलग अलग सेंटर्स में बटी हो, जिससे उसे वर्ल्ड लेवल पर ज़्यादा असर रसूख हासिल करने का रास्ता मिल सके। पुतिन की लीडरशिप में रूस की मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो स्ट्रेटजी है उस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। रूस अपने मल्टीपोलर
ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच रखता है। उसने तुर्की जैसे नेटो के बड़े मुल्क के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने पर तवज्जो दी है, जबकि तुर्की के यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। उसने जंग में यूक्रेन की मदद भी की है। एक तरफ तुर्की ने यूक्रेन के अनाज को दुनिया भर में भेजने का रास्ता बनाया और दूसरी तरफ उसने इस बात की भी कोशिश की कि रूस का तेल उसके रास्ते यूरोप और अब दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सके। रूस दुनिया की उभरती हुई ताकतों के साथ अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस पर तवज्जो दे रहा है। साथ ही वो अपनी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपने फौजी अड्डों पर तवज्जो दे रहा है और जगह जगह अपनी फौजी इंटरवेंशन से अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर रहा है। क्रीमिया से एक्सेशन इसकी एक मिसाल है। उसके करीब 3 अलाइज और पार्टनर्स में ईरान और वेनेजुएला हैं। रूस पुतिन की लीडरशिप में वेस्ट के इंफॉर्मेशन के साम्राज्य का मुकाबला भी कर रहा है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इस नए टर्म में पुतिन अपनी इसी स्ट्रेटजी पर ज़्यादा जोर देंगे और वेस्ट और अमेरिका की मोनोपोली को ख़त्म करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन ये समझ लेना कि इस काम में व्लादिमीर पुतिन को चैलेंजेस और रुकावटों का सामना करना नहीं पड़ेगा, ये गलत होगा। क्रीमिया के एक्सेशन के बाद आयद किए जाने वाले वेस्टर्न सैंक्शंस या पाबंदियों ने उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावट डाली है। फौजी कुव्वत के इस्तेमाल और साइबर हमलों ने वेस्ट के साथ ताल्लुकात को कशीदा कर लिया है, जिससे क्लाइमेट चेंज जैसे इंटरनेशनल इश्यूज पर कोऑपरेशन में रुकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा एक मजबूत मल्टीपोलर सिस्टम बनाने के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जहां रूस का रिकॉर्ड मिला जुला है। अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रूस का रोल अहम है। अब 2024 से 2030 के दरमियान पुतिन के टेन्योर में अमरीकी सुप्रीमेसी को ललकारने की रूस की ख्वाहिश और एक ज़्यादा मल्टीपोलर ऑर्डर की उसकी तलाश इंटरनेशनल रिलेशंस का एक नया सीन पेश कर सकती है। ताहम इस स्ट्रेटजी की कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि रूस अपने इकोनॉमिक इश्यूज का हल निकाल सके, वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात को संभाल सके और एक ज़्यादा कोऑपरेशन पर बेस्ड मल्टीपोलर ऑर्डर को बढ़ावा दे सके। आने वाली दहाइयों में ये बात सामने आएगी कि आया रूस अपने मल्टीपोलर अप्रोच को एक सॉलिड और प्रॉस्पेरस हकीकत में बदल सकता है। आज चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती हैं। रूसी अफवाज यूक्रेन में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं और यूरोप की इकोनॉमीज़ को तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों का सामना है, जिसका फ़ायदा रूस को हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूएई और सऊदी अरब का एक गैर मामूली दौरा किया, जहां उन्होंने इसराइल और हमास जंग पर बातचीत की, क्योंकि मॉस्को मिडल ईस्ट में रूस के रोल पर दोबारा जोर देने की कोशिश कर रहा है। हमास को ज़्यादातर वेस्टर्न मुल्क एक दहशतगर्द ग्रुप समझते हैं। रूस के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। हमास अक्सर मॉस्को अपने डेलीगेशन भेजता रहता है। कतर हमास के साथ वेस्ट का सबसे पसंदीदा मीडिएटर है। हाल ही में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मॉस्को गए। उससे पहले उन्होंने पुतिन से 16 अक्टूबर को फ़ोन पर बात की थी, जिससे रूस और ईरान के रिश्तों की निशानदेही होती है। इसराइल और ब्रिटेन की जानिब से ईरान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो रेड सी पर हूथियों के हमलों के पीछे हैं। वेस्ट ने तेहरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो यूक्रेन में रूस के हमले की हिमायत कर रहा है और उसे बड़ी मिक़दार में ड्रोन और दीगर हथियार फराहम कर रहा है। पुतिन ने दोबारा अपनी जीत का ऐलान किया है और वो अब ज़्यादा एम्बिशियस और बोल्ड नजर आ रहे हैं। सीरिया के तानाशाह बशर अल असद और ईरान के सदर रईसी ने व्लादिमीर पुतिन को उनकी जीत पर मुबारकबाद दी है। ऐसे में पुतिन दुनिया की सियासत को क्या रुख देंगे और मिडिल ईस्ट में आगे उनका क्या रुख होने वाला है, इस पर नजर रखने की ज़रूरत होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक फी अमानिल्लाह।